नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और धारणीय विकास। और ये जो अध्याय है 2023-24 की एनसीईआरटी के अनुसार ये 7वें नंबर पर है। एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है, उन चैप्टर्स को हटाने के बाद जो है ये 7वें नंबर पे है। इसके बाद एक चैप्टर और है, फिर 2023-24 के अनुसार जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर का नंबर चेंज हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट जो कंटेंट है वो आपको इसी सेशन के हिसाब से ही कराया जा रहा है, तो इसलिए बेफिक्र होकर के आप पढ़िएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पास किताबें पुरानी वाली भी है। तो इस प्रकार से तो कक्षा 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की किताब का हम अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 1। और हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं, हम एक नए अध्याय की शुरुआत जब भी करते हैं तो एक परंपरा को अपनाते हैं। वो परंपरा यह है कि हम पहले चैप्टर फ्लो को जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अब आज आपकी कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताजा होंगी। यादें ताजा होंगी कक्षा 10वीं की, जब आपने संसाधन एवं विकास में पढ़ा था सतत पोषणीय विकास। आपकी यादें ताजा होंगी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 विकास के चैप्टर की, जब हमने बात करी थी विकास की धारणीयता या धारणीय विकास की। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये धरती गोल है, कहीं भी जाओ बीच में तो आना ही आना है। तो कक्षा 10 का पढ़ा हुआ आपकी 11वीं में काम आना ही आना है। ये आप हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम परिचय की चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे पर्यावरण की परिभाषा जानेंगे और उसका जो कार्य है वो क्या क्या वर्क करता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को लेकर के इंडिया की कंडीशन है वो जानेंगे। ये धारणीय विकास क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, इसको समझना क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या कौन सी मीटिंगें हुई है, कौन से सम्मेलन हुए, उस पर भी चर्चा करेंगे। और धारणीय विकास की जो रणनीतियां है, स्ट्रेटेजियां हैं, वो भी पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा वाह गुरुजी 4 ही टॉपिक है, जल्दी ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं जो बॉक्स में दे रखे हैं, उनको हम लोग जरूर कवर करेंगे, जैसे कि वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है। ऐसे टॉपिक्स है जिनकी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है। आज 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, और दूसरा पर्यावरण की परिभाषा और जो उसके कार्य हैं उनकी चर्चा हम लोगों को करनी है। चलिए शुरू करते हैं। और जब शुरू करते हैं तो एक बढ़िया सा जो कथन है जो आपकी किताब में दे रखा है उस कथन से शुरू करते हैं, और इसी से आप समझ जाइएगा कि ये पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये कहूं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट होता क्या है, तो सीधा सा मुद्दा ये है कि जैव और अजैव, मतलब जिनमें जान हो वो भी और जिनमें जान ना हो वो भी, ये सब कुछ जो हमारे आसपास में है सब कुछ पर्यावरण है, सब कुछ एनवायरनमेंट है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में है, ये भी पर्यावरण है। हमारे आसपास में पेड़ पौधे, मकान, बिल्डिंग सब कुछ है, ये सब कुछ क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है, एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। पर एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक चीजों की बात करते हैं, प्राकृतिक, जहां प्रकृति की बात आ जाती है, नेचर की बात आ जाती है, जो शब्द हम एक शब्द प्रयोग करते हैं गॉड गिफ्टेड होता है, जो भगवान के द्वारा दी हुई होती है। आज पेड़ पौधे हैं, फ्रेश एयर है, ठीक है, सूरज की रोशनी है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति है। यह भी किसका भाग है, पर्यावरण का ही भाग है। पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्ष तक जीवन का सहारा बन सकता है। पर्यावरण जैसा था, हम अगर उसको यथावत मतलब वैसा का वैसा छोड़ दे तो वो लाखों वर्ष तक जीवन का सहारा बन सकता है। परंतु हमने क्या करा, हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, हमने पर्यावरण में पेड़ों को काटा, हमने पर्यावरण में जो प्रकृति के खिलाफ थी वही सारी चीजें हम लोगों ने करी। तो यहां पर कहा गया कि जैसा पर्यावरण था, जैसा हमारा एनवायरनमेंट था, अगर हम उसको ऐसा छोड़ देते ना तो ये लाखों वर्षों तक क्या है, जीवन का सहारा बन सकता था। परंतु हम लोगों ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति जो है वो मानव प्रजाति है। मतलब इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो मानव प्रजाति से। और ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, सबसे ज्यादा लाभकारी अगर किसी के लिए है तो वो मानव प्रजाति के लिए। परंतु उसी का ही दुश्मन बनकर के बैठ गई मानव प्रजाति। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि आप किसी की बहुत मदद करो और फिर बाद में वही आपका दुश्मन बन जाए। आपने किसी की मदद कर करके उसको अपने ऊपर, अपने से भी ऊपर पहुंचा दिया, अब आज वही आपको डरा रहा है, आपको वही धमका रहा है, वही आपको धमकियां दे रहा है। उसी प्रकार से ये प्रकृति सब कुछ किसके लिए दे रही है, मानवों के लिए दे रही है। ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, यहां से ले लो, ऐसा ले लो, सब कुछ मानवों को दिया। अब आज मानव ही उस प्रकृति के लिए खतरा बन चुके हैं, नेचर के लिए खतरा बन चुके हैं।
मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी तो जो लंबे समय तक हो और अपरिवर्तनीय बदलाव, जो बदलाव नहीं हो सकते, उनको लाने की क्षमता रखता है। मतलब मनुष्य ऐसा है जो कि प्रकृति में जो बदलाव नहीं हो सकते थे वो बदलाव लाने की जो क्षमता रखता है, वो कौन रखता है? मनुष्य रखता है। और उससे कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, नेचर है, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये जो तस्वीर दिखाई गई है पृथ्वी की दिखाई गई है, उस पर पर्यावरण आपको दर्शाया गया है। तो यहां से सीधी सी जो बात है वो इतनी सी है कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर से हमें सीखना है कि भैया हमें पर्यावरण को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंट को बचाने से हमारा जो आर्थिक विकास है वो भी होगा और मानव का जो विकास है वो भी होगा। अब बात कर लेते हैं परिचय या इंट्रोडक्शन की। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करी। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके आर्थिक मुद्दों की चर्चा करी। चैप्टर 1 से लेकर करके अभी लास्ट चैप्टर तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आर्थिक मुद्दों के बारे में पढ़ा। जब भारत आजाद हुआ तो क्या स्थिति थी, फिर किस प्रकार से विकास करा, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करी, गरीबी की बात करी, ग्रामीण विकास की बात करी, अलग अलग मुद्दों पर आपने चर्चा करी। सिर्फ और सिर्फ जो बात करी गई है वो आर्थिक मुद्दों की करी गई है, इकोनॉमिक इश्यूज की करी गई है, आर्थिक विकास की बात करी गई है। परंतु इस आर्थिक विकास में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो किसका हुआ? पर्यावरण का हुआ। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसका हुआ? पर्यावरण का हुआ है, एनवायरनमेंट का हुआ। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है, इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। तो अभी तक हमने आर्थिक विकास के लिए भारी कीमत चुकाई, मतलब हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ा है आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और वो क्या है? पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसकी बलि देनी पड़ी है। अब जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि वे पहले के लोग स्वस्थ रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके पास हर चीज जो थी ना बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। आज हम सच में हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए तरस जाते हैं, ये हम कोरोना में हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने हमारा जो पर्यावरण है उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। आज गाड़ियां चलाते हैं उससे प्रदूषण हो रहा है, जल में कुछ भी कचरा फेंक देते हैं उससे प्रदूषण हो रहा है। हमने पेड़ पौधे लगाने बंद कर दिए हैं, जिन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन जारी होती थी और CO2 वो एब्जॉर्ब करता था, वो छोड़ दिया। तो पर्यावरण को हम कहीं ना कहीं आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर, मैं हमेशा कहता हूं कि दो बातों का मुझे बड़ा दुख होता है। एक तो आज की जनरेशन मॉडर्न होने के नाम पर हर गलत काम को स्वीकार कर रही है। ये चीज कर लो, मॉडर्न है, मॉडर्न टाइम है, ये चीज कर लो, मॉडर्न टाइम है। अरे बेवकूफो, मॉडर्नों में ये चीज नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा कपड़ा पहन लो, मॉडर्न है, ये चीज पी लो, ये चीज खा लो, मॉडर्न है, नहीं, गलत बात है। और दूसरी बात, हम लोगों ने मॉडर्निटी के नाम पर, हमने आधुनिकता के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। और पर्यावरण, वो पर्यावरण जो कि हमें सांसें दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे या पर्यावरण से हमसे नहीं, हम उसकी बदौलत है। अगर घर में 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़ रहेंगे तो उससे हमारा ही जीवन बेहतर होगा, उनका कुछ भी नहीं जा रहा है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है हमारे एनवायरनमेंट की, उसकी बलि चढ़ाइए, तो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करा है इस विकास ने। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में, जिसका संकल्प उच्च आर्थिक संवृद्धि है, प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। अब देखो, आज हम वैश्वीकरण में एंटर हो चुके हैं और 1991 के बाद तो हो ही चुके हैं। वैश्वीकरण, और उस वैश्वीकरण का एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? संकल्प क्या है? उच्च आर्थिक संवृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ना वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बाहर से कंपनियां आए, वो खूब प्रोडक्शन करे, खूब पैसा आए, बस इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करें, पर्यावरण की चर्चा नहीं हुई है। हम वैश्वीकरण में जैसे जैसे एंटर होते जा रहे हैं, वहां पे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च आर्थिक संवृद्धि, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। उस वैश्वीकरण में हम जैसे जैसे एंटर होते जा रहे हैं तो पर्यावरण पे क्या हो रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो प्रभाव है वो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण हमारा खराब होता जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखना होगा भाई। आप वैश्वीकरण के तहत आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाइए। देखिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है कि आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परंतु आप जितना नुकसान पहुंचा रहे हो ना, उस नुकसान की भरपाई करिए। अगर आप मान लीजिए यहां से जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो आप कोई दूसरा स्थान ऐसा चुनिए जहां पे पेड़ पौधे लग सके, उसकी जो नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए। तो ध्यान में रखना है और धारणीय विकास के पथ को चुनना है। अब कौन सा रास्ता चुनना है? धारणीय विकास वाला चुनना है। धारणीय का मतलब क्या होता है? धारणीय का मतलब होता है धारण करना,
ठीक है, किसी चीज को आप धारण कर लो, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो धारण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको कहता हूं कि बेटा आज इन आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आपने बोला ठीक है सर, आप में कैपेसिटी है 3 चैप्टर पढ़ने। मैंने बोला बेटा आज 7 चैप्टर पढ़ने। कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर पढ़ लेंगे। किसी को बोलो आज पूरी की पूरी दोनों किताबें जो है वो खत्म करनी। नहीं, आप कितना कर पाओगे, जितना आप कैपेबल हो, धारण जितना कर पा रहे हो। हाँ सर 1 चैप्टर तो मैं अच्छे से कर लूंगा, बाकी देखो हाथ जोड़पन से नहीं हो सकता। आप 1 चैप्टर को कवर करने तक की आप में कैपेसिटी है, धारणीयता आप में है। तो अब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी प्रकृति है, वो एक लेवल तक का विकास तो धारण करती रहती है। कोई बात नहीं, ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ के भी पेट काटती है हमारे, कोई बात नहीं। पर जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान करते जाओगे ना, तो वो पृथ्वी अधारणीय हो जाएगी, धारण नहीं कर पाएगी, उस नुकसान को पृथ्वी कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए विकास कैसा करो, धारणीय करो, मतलब जो कि पृथ्वी धारण कर सके, पृथ्वी उसको एक्सेप्ट कर सके, पृथ्वी में कैपेसिटी हो। इतना ऐसा विकास मत करो कि कल को पृथ्वी रिएक्ट करना शुरू कर दे भैया, और जिस दिन पृथ्वी ने, प्रकृति ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना, उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और धारणीय विकास सीधा सा एक ही मुद्दा कहता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करिए, यही धारणीय विकास है, यही ये कहानी है। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना है। देखो अब हमने जो अधारणीय पथ अपनाया है, मतलब जहां पे हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर विकास करा है, उसको समझना जरूरी है। और धारणीय विकास के लिए मतलब एक ऐसा विकास करना है जहां पे पर्यावरण को सेफ रखा जाए, उसमें हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन दोनों बातों को समझने से पहले हमें यह समझना है कि किसी भी देश के, राज्य के, जिला के, शहर के आर्थिक विकास में पर्यावरण का क्या महत्व होता है। पहले इसकी इंपॉर्टेंस तो समझे ना भाई, पर्यावरण की इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी तो बात आगे समझ में आएगी। तो पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस है आर्थिक विकास में, ये समझेंगे तब फिर हम बात करेंगे अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों की। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पर्यावरण के कार्यों व भूमिका से संबंधित। तो पहले भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि पर्यावरण का जो कार्य है, भाई पर्यावरण क्या क्या काम करता है और उसकी क्या भूमिका है, उसका रोल क्या है, हमारे जीवन में क्या है, आर्थिक विकास में क्या है, वो हम लोग जानेंगे। और दूसरा भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले भाग में तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की क्या भूमिका है, पर्यावरण क्या क्या कार्य करता है, ये सब कुछ जान लेंगे। और ये जानने के बाद जानेंगे कि भारत में पर्यावरण की क्या स्थिति है। और ये देखिए कितना सुंदर सा मौसम, एनवायरनमेंट की तस्वीर आपको दर्शाई गई है। ओके। और तीसरा क्या है, धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम और युक्तियों पर विचार किया जाएगा। अब हम ये तीसरे में ये पढ़ेंगे कि हाँ धारणीय विकास बिल्कुल सही है, पर उसके लिए क्या क्या काम करा गया है, क्या क्या कदम उठाए गए। युक्ति मतलब कोई जो आइडिया है वो अपनाया गया है, वो कितना सही है, क्या गलत है, उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को 3 भागों में बांट करके अपन को पढ़ना है। पहला पर्यावरण की जो भूमिका है वो, दूसरा भारत में पर्यावरण की स्थिति, और तीसरी बात करेंगे धारणीय विकास की। तो इसलिए आज जो पहला भाग है उससे अपन लोग शुरुआत कर देते हैं। पहला भाग है पर्यावरण परिभाषा और कार्य की चर्चा करते हैं। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो अब पहले एक एक शब्द को समझो, तभी आप आगे इस पूरी डेफिनेशन को समझ पाओगे। जैविक का मतलब होता है जैविक, जैव मतलब जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो, उसको जैविक कहा जाएगा। मतलब जिसमें जान होगी, जिसमें लाइफ होगी, जो जीव है जिसमें जान है, उसको जैविक कहा जाएगा। अब जैविक कौन कौन है? आप और मैं, मानव जो है वो जैविक है, पेड़ पौधे हैं वो जैविक है, जानवर हैं वो जैविक है। तो जिनमें लाइफ है, जिनमें जीवन है, वो जैविक है। इनको इंग्लिश में कहा जाता है बायोटिक। और फिर दूसरे हैं अजैविक तत्व, जिनमें अजैविक जीव नहीं है, जो निर्जीव है, जैसे कि चट्टाने, ठीक है, खनिज, कोयला, पेट्रोल, इनमें जीव नहीं है, ये अजैविक है। परंतु देखो इनकी जरूरत इनसे भी होती है ना भाई। आज हमारे लिए पेट्रोल कितना उपयोगी हो रहा है, खनिज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, सोना चांदी, हर खनिज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितने मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैविक और अजैविक तत्व, इन दोनों से मिलकर के क्या हमारा पर्यावरण बनता है। तो जैविक भी समझ में आ गया, अजैविक भी समझ में आ गया। समस्त भूमंडलीय विरासत, भूमंडलीय मतलब हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है, इसकी जो भी विरासत, मतलब इसमें जो कुछ भी है, सब कुछ, सभी संसाधनों की समग्रता। संसाधन क्या होते हैं वो समझो।
संसाधन पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर सकती है, वह संसाधन कहलाती है। जो चीज भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है वही संसाधन है। खनिज भी संसाधन है, टेबल भी संसाधन है, हर चीज हमारे लिए क्या है? संसाधन है। उनकी समग्रता, समग्रता का मतलब उनको टोटली, जितने भी टोटल संसाधन जो भी है इस पृथ्वी पे, भूमंडल की सारी विरासत और जितने भी संसाधन है उन टोटल को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण, पर्यावरण कहते हैं। इसी परिभाषा को आपको थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में आसान भाषा में समझाया गया था कि बेटा जो भी हमारे आसपास में है वो सब कुछ क्या है? पर्यावरण में है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास में है सब कुछ पर्यावरण में है। और इसी पर्यावरण में जैविक और अजैविक तत्व दोनों हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैविक तत्व प्रभावित करते हैं अजैविक, और अजैविक जो तत्व है वो प्रभावित करते हैं जैविक को। सभी जीवित तत्व जिनमें जान है, जैसे कि पक्षी हो गया, पशु हो गया, पौधे हो गए, वन हो गए, मत्स्य मतलब मछली आदि जैविक तत्व है। इनमें सभी में जान है ना, पक्षी में है, पशु में है, पौधे में है, जंगल में पौधे पेड़ पौधे हैं, मत्स्य आदि, इन सब में जीव है, इसलिए जैविक तत्व है। और इसके अलावा हवा, पानी, भूमि ये अजैविक तत्व हैं। चट्टान, सूर्य की किरणें पर्यावरण के अजैविक तत्वों के उदाहरण हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये इनके बिना अधूरे हैं। सूर्य की किरणें मिलना जरूरी है, हवा मिलना जरूरी है, पानी मिलना जरूरी है, ये इनके बिना अधूरे हैं, है ना? बिल्कुल अधूरे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है बच्चों, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, जैविक और अजैविक। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम स्टडी करते हैं, जब पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो जैविक और अजैविक जो घटक है, ये जो तत्व है, इनके बीच में अंतर संबंध कैसा है? इंटर रिलेशन, दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, उसी रिलेशन का अध्ययन किया जाता है, उसी को पढ़ा जाता है। जब भी हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो जैविक तत्व है वो और अजैविक जो तत्व है उन दोनों के बीच में जो संबंध है, अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, इनका अध्ययन करना, इनको पढ़ना ही क्या होता है? पर्यावरण को पढ़ना होता है। पर्यावरण के कार्य, पर्यावरण के 4 आवश्यक कार्य होते हैं। तो 4 आवश्यक कार्यों की हम लोग चर्चा करेंगे और उनमें ध्यान है कि जैविक और अजैविक दोनों के अंतर संबंधों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये पर्यावरण की तस्वीर। पहला काम क्या है? पहला काम, पहला कार्य जो पर्यावरण का है वो क्या है? ये संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण है ये हमें क्या देता है? संसाधन देता है। देखो, संसाधन को और थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। संसाधन को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो रिसोर्स कहा जाता है। अब देखिए, ये एक बार देखिएगा, क्या लिखा है? साधनों या साधन जिसको अपन लोग कहते हैं, साधन जिसको कहा, अभी अपन ने संसाधन की क्या परिभाषा कही कि जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दे वो हर वस्तु संसाधन है। अब साधन को समझिए, साधन या सोर्स है जिसको मीडियम कहा जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मुझसे ये पूछे कि मैं घर से या स्टूडियो किस पर आता हूं, मैं कहूंगा मोटरसाइकिल पर आता हूं। तो वहां से यहां तक लाने के लिए मेरा साधन क्या है? मेरी मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल जो साधन है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक प्रकार से संसाधन भी हो जाएगा। मेरे जीने के लिए खाना जरूरी है, खाना मेरे जीने के लिए एक साधन है, तो साधन वो क्या बन गया? वो मेरे लिए संसाधन भी बन गया। आज आपके लिए शिक्षा बड़ी जरूरी है, आपकी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए लर्निंग आर्ट्स का होना जरूरी है, और उसको देखने के लिए आपका मोबाइल होना जरूरी है। तो मोबाइल क्या हो गया? साधन हो गया। ये साधन क्या बन गया? संसाधन बन गया। तो साधन लगभग हर साधन संसाधन के रूप में, और ये सारे के सारे जो संसाधन है इसकी जो पूर्ति करता है वो हमें पर्यावरण करता है। पर्यावरण में हमने क्या बोला? जैविक अजैविक सब कुछ आ गया। सब कुछ जो आपको आसपास में दिख रहा है सब कुछ इसमें आ जाएगा। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, क्लास 10th में, पहला चैप्टर ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास उसमें पढ़ा था। तो संसाधनों की पूर्ति करता है। अब संसाधन नवीकरणीय योग्य भी हो सकते हैं और गैर नवीकरणीय योग्य भी हो सकते हैं। अब ये नवीकरण गैर नवीकरण सब कक्षा 10 में पढ़ा, पर एक बार फिर देख लेते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। मतलब ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे। क्षय का मतलब होता है कि उनमें गिरावट या कमी नहीं आएगी, और समाप्त का खत्म, इन होने की आशंका के बिना, मतलब आपको पूरा विश्वास है ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, इनमें कभी गिरावट नहीं आएगी, और इनकी पूर्ति का मतलब सप्लाई,
इनकी सप्लाई निरंतर चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। ऐसे संसाधनों को अपन क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य कहते हैं। देखो नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, मतलब फिर से नया हो सकता है, फिर से नया 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 चलता रहेगा। नवीकरणीय है ये खत्म नहीं होंगे, फिर खत्म, फिर वापस, फिर जैसे कि सूरज की किरणें, ठीक है, जब तक पृथ्वी है तब तक सूरज रहेगा। और आप ऐसे काम करो जब लोग कहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा आप लोगों का नाम रहेगा ठीक है ना। तो सूरज की किरणें हो गई, चांद हो गया, हवा हो गई, पानी हो गई, ये जब तक है तब तक अपने पास चलता ही रहेगा, नवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में वनों में पेड़ है, समुद्र में मछलियां हैं, ये सब कुछ है। पर देखिए आप समुद्र में तो जो मछलियां हैं वो तो ऐसा है कि भाई लोग खत्म कर देंगे तो उसमें तो उनकी है, पेड़ों को भी अगर लोग खत्म कर देंगे। पर इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, हवा है, वो तो जब तक रहेंगे तब तक रहेगी। फिर दूसरा आता है गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, मतलब आप उसको कहीं से निकाल रहे हो, जैसे कि खनिज। आज आपको पता चल गया इस जमीन में क्या है, बहुत ज्यादा सोना दबा हुआ है, आप यहां से निकालना खोदना शुरू कर दोगे। अब निकालते जाओगे तो वो खत्म होता जाएगा, ठीक है। निष्कर्षण आप उसको करोगे और फिर उसका उपयोग करते जाओगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आपने बहुत से पहाड़ों को देखा होगा, उन पहाड़ों को बिल्कुल गंजा कर रखा है, वहां पता चला कि साहब ये वाला खनिज है तो वो वाला सारा का सारा खनिज उतार लिया, ठीक है। तो जैसे आप उनको एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उनको निकालते जाओगे और उनका यूज करते जाओगे तो वो क्या होते जाएंगे? समाप्त होते जाएंगे। जैसे कि आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं। आज जैसे मान लो कि आपने अपने पैसे सेव कर रखे हैं, अब आपने अपने पैसे सेव कर रखे हैं और उसमें आप कुछ वापस ना डालो और रोज निकालते रहो तो वो क्या होते जाओगे? निकालते जा रहे हो, यूज करते जा रहे हो, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे ना, एक ना एक दिन 100% खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जैसे कि एग्जांपल दिया गया है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? इसमें आता है बेटा कोल, आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये चीजें इसमें आती है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो कि जीवों का जो वेस्ट होता है उससे लगभग बना है। जैसे मान लीजिए कभी कोई आंधी तूफान आया, पेड़ टूट गया, पत्ते गिर गए, कोई जानवर मर गया, कोई दब गया, धीरे धीरे लाखों वर्ष उसमें लगते हैं, वो धीरे 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 वहां अंदर उनका प्रोसेस चलता रहता है, फिर एक दिन वो कहीं पे तेल के रूप में मिलते हैं, कहीं पे कोयले के रूप में, अलग अलग पदार्थों के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब पहला काम तो क्या हो गया? संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, वो रिसोर्सेज हमें पर्यावरण देता है। दूसरा काम क्या है? ये अवशेष को समाहित कर लेता है। अवशेष मतलब जो वेस्ट होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में, ठीक है। अवशेष को समाहित कर लेता है, जो भी खराब चीज है उसको संभाल लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी चीज नहीं है, खराब है, हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा? पर्यावरण ने अपने अंदर ले लिया। पेड़ पौधे ने बोला आने दो ले लिया ना, अपने अंदर क्या कर लिया? उसको समाहित कर लिया, संभाल लिया उसको, जो खराब चीज थी उसको अपने अंदर में संभाल लिया। उसके बाद ये तीसरा काम क्या है? जननिक, जेनेटिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। जननिक और जैविक विविधता का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी बेटा, ठीक है। जननिक मतलब जो जनन करने वाले हो, जो जन्म देने वाले, और जैविक मतलब जो बायोडाइवर्सिटी, इसमें मतलब आपके पशु, पेड़ पौधे, ये सब कुछ आ जाएंगे। ये सब प्रदान करके जीवन का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। आज भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो वहां से अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां ये मिलती हैं, उनसे हमारा पोषण होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ दर्शाया गया। ये एक दर्शाया गया है कि किस प्रकार से फैक्ट्रियां धुआं फेंक रही हैं और ये धुआं हमारे प्रदूषण कर रहा है। ये सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। और पर्यावरण की ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि वो खूबसूरत दृश्य दिखाता है, ठीक है। आप कभी पहाड़ी इलाकों पे जाओ तो एक अलग ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा, आप पेड़ों के बीच में जाओगे तो एक अलग ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये तो मतलब एक एडिशनल काम है इसका ओके। पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। अब देखो पर्यावरण ये काम, जो 4 काम है ना, बिना किसी व्यवधान मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक टोक के तब तक कर सकता है जब तक उसकी ये धारण क्षमता की सीमा में हो, मतलब जब तक उसकी कैपेसिटी में हो। सीधी सी बात है, जब तक वो उसकी कैपेसिटी में हो ये वो तब तक ही कर सकता है। जैसे मैं आज आपको कहूं कि बेटा आपको ये 4 चैप्टर पूरे करने हैं, आप जब तक ही कर पाएंगे जब तक आपकी कैपेसिटी। बोले सर बस 1 हो गया, अब नहीं होते 3, कोई बोलेगा सर 3 हो गया अब 1 नहीं करूंगा, हिम्मत नहीं। तो जब तक आपकी कैपेसिटी तब तक ही कर पाओगे। तो ये सारे के सारे जो काम है ना, आप तब तक ही कर पाता है पर्यावरण जब तक उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब क्या है? जो चीज पर्यावरण को चाहिए वो पर्यावरण को मिलती रहे, मतलब उसको नुकसान मत पहुंचाओ। आज आप मुझे एक बात बताओ, आज कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे काम करवाता हो फिर आपको थप्पड़ मारे,
और काम करो तो फिर आपको थप्पड़ मारे, तो आप क्या थप्पड़ खाते 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 क्या उसका काम करते जाओगे? देखो, दो लोगों के तो थप्पड़ खाने भी चाहिए व्यक्ति को, एक तो माता पिता के और एक गुरुजनों के। कहा जाता है कि माँ पिता के द्वारा डांटा हुआ और गुरु के द्वारा डांटा हुआ व्यक्ति हमेशा आभूषण ही बनता है, सोना ही बनता है। और माता पिता गुरु कभी भी अपने बच्चों को, शिष्य को है ना, डांटते या पीटते हैं ना तो सही जगह ही डांटते हैं पीटते हैं, जिससे कि बच्चा निखरे, बिखरेगा नहीं, निखरेगा ही, वो बेहतर ही बनेगा। पर इनके अलावा मान लो कोई आपको मार, आपका कोई दोस्त है, उसने थप्पड़ मार दिया, बोले भाई ये काम कर दे, फिर थप्पड़ मार दिया, आप करोगे क्या? नहीं करोगे। तो हम लोग और क्या कर रहे हैं? पर्यावरण पर्यावरण हमें ऑक्सीजन दे दिया, ये ले भाई तेरा एक पेड़ काट दिया, फिर ऑक्सीजन दे दिया, ये ले और पेड़ काट दिया, और हमें ये वाला खनिज चाहिए, प्लीज पर्यावरण में ये खनिज दे दो, हाँ खनिज मिल गया, यहां से ये लो तो भाई आज मिल गया खनिज, ये सारा का सारा खनिज हमने खत्म कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पर्यावरण की क्षमता को, कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पूर्ण जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर। देखो क्या कहा है, संसाधनों का जो निष्कर्षण है, निष्कर्षण का मतलब जो संसाधन हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके पूर्ण जनन की दर से अधिक नहीं है। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो संसाधन है ना, जो गैर नवीकरणीय वाले संसाधन, इनको बनने में बहुत समय लगता है। जैसे खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन वाले हो गए, ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे, इनको बनने में लाखों से लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बेटा। तो अब क्या है कि जो इनका जो निष्कर्षण है ना, एक्सट्रैक्शन जो हम निकाल रहे हैं, वो पूर्ण जनन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बनने में उसको जितना समय लग रहा है ना, कम से कम उतना समय तो हम निकालने में ले, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं और हम निकाल बहुत जल्दी लेते हैं, 20 साल 100 साल 200 साल 400 साल में खत्म कर देते हैं। उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। तो क्या होगा, अगर निष्कर्षण उसके पूर्ण जनन की दर से अधिक नहीं होगा, मतलब एक्सट्रैक्शन उसके बनने की जो स्पीड है उससे कम होगा, मतलब बन लाखों वर्ष में रहे और ये जो निकाला जा रहा है वो करोड़ों वर्ष में निकाले जा रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पे समावेशन क्षमता के भीतर है, मतलब फिर तो उसकी कैपेसिटी है, फिर तो उसकी कैपेसिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो पर्यावरण हैंडल कर लेगा। जब ऐसा नहीं होता है तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। परंतु जब ऐसा ना हो, जो संसाधन है उसमें निष्कर्षण ज्यादा हो रहा हो और बनने की जो दर है वो धीरे है, मतलब बन लाखों वर्ष में रहे और हम कुछ हजारों सालों में वो सारा का सारा खत्म कर देते हैं, तब क्या होता है, जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है, कौन सा, जीवन पोषण का जो काम है, वो वाला जो काम है उसको करने में असफल हो जाता है पर्यावरण। और यही समस्या आज पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है और इसी के कारण हमें पर्यावरण संकट भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, CO2 का ज्यादा बढ़ना। CO2 क्यों बढ़ रहा है, एक तो जनसंख्या बढ़ी, हमने पेड़ पौधे भी काट दिए, तो जो CO2 ले रहे थे उनको भी हटा दिया और जो CO2 छोड़ रहे हैं उनको बढ़ा दिया, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई। आज हम देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। ओजोन लेयर का छेद आपने भी पहले भी पढ़ रखा होगा, क्या हालात कर दिए हम लोगों ने, हमने ही तो करे, मानव ने तो करा है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाल दिया है। अब विकासशील देशों की तो लगातार क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जो विकसित देश है वो अपने उपभोग है वो समृद्ध में खूब ज्यादा बेहतर से बेहतर चीजों का उपभोग कर रहे हैं, और जो उनके उत्पादन जो मानक है, इन्होंने पर्यावरण के जो पहले दो कार्य हैं, पहले दो कार्य क्या है, संसाधनों जो हम लोग दे रहे हैं, जो संसाधन हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये, और जो अवशोषण को समाहित कर रहा है, इन दो कामों पे क्या है, भारी दबाव डाल दिया है। क्योंकि जो संसाधन पर्यावरण हमें दे रहा है वो क्या हो गया बेटा, कुछ देशों के पास तो बहुत ज्यादा संसाधन पहुंच गए और कुछ देशों के पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं। इससे भी क्या है, अस्थिरता पैदा आ रही है, ये बड़ी जनसंख्या को दर्शाया गया है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सर्जित अवशेष पर्यावरण के अवशोषित क्षमता के बाहर है। अब अनेक जो संसाधन है वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब जो काफी संसाधन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, और जो सर्जित अवशेष है, जो बाकी जो हमने वेस्ट क्रिएट करा है, अवशेष जो है वो अब अवशोषित क्षमता के बाहर है। ठीक है, अब वो मतलब कैपेबल नहीं रहा पर्यावरण उसको। तो यही तो दो काम थे कि संसाधन हमें प्रोवाइड करता है और दूसरा अवशेष को समाहित कर लेता है, ये दो काम अब पर्यावरण नहीं कर पा रहा है। अवशोषित क्षमता का अर्थ है, देखो अवशोषित क्षमता का मतलब क्या है, एब्जॉर्बिव जो कैपेसिटी है वो क्या है, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता। अपक्षय मतलब जो उसकी गिरावट है, जो धीरे धीरे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, नुकसान आ रही है, उसको सोखने की योग्यता, मतलब उसको कम करने की योग्यता। मतलब जैसे मान लो हमने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो पर्यावरण ने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो मतलब उसको सोखने की क्षमता ज्यादा, पर वो नहीं ले रहा है तो मतलब फिर क्षमता कम है। ठीक है, तो अब जब हमने पेड़ पौधे काट दिए तो क्या होगी, क्षमता कम हो गई।
इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं और इसीलिए आज हम पर्यावरण पर संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गए हैं। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। अब देखिए, इसी विकास क्रम में विकास के नाम पर आज नदियां और जो बाकी जो जल के स्रोत है जहां से हमें जल मिला करता है वो प्रदूषित हो चुके हैं। आप बड़े अच्छे से वाकिफ हैं, भारत की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, ठीक है, वो आज प्रदूषित हो चुकी है। किसने करी? हम लोगों ने प्रदूषित करी है। और काफी जगह ऐसे हैं जल स्रोत जो सूख चुके हैं। पहले के समय में हमारे पापा हमें बताया करते, बेटा लगभग हर गाँव में भी नहीं, हर घर में भी नहीं तो हर गाँव में 1-2 कुएं हुआ करते थे। आज कुएं कहाँ देखने को मिलते हैं? सूख चुके हैं वो कुएं। आज हमने जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो भी मतलब हम पूरा का पूरा क्या करते जा रहे हैं? खत्म सा करते जा रहे हैं। और जो जल ये कहा जाता था कि जल पिलाना, पानी पिलाना एक पुण्य का काम है और जल पे कोई कीमत नहीं होती थी, कोई चार्ज नहीं होती थी। चलते राही को भी है ना, लोग भी पानी पिला दिया करते थे। पर अब जल क्या बन चुका है? आर्थिक वस्तु बन चुका है, जिसको पैसे देकर के लोगों को खरीदना पड़ रहा है। क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जल को अधिक मात्रा में बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब देखिए, चाहे जो नवीकरणीय संसाधन हो और चाहे गैर नवीकरणीय संसाधन हो, उनका गहन और विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा हम उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। उससे क्या होते जा रहे हैं? वो विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अब नए संसाधन ढूंढने के लिए, क्योंकि जीवन तो चलाने के लिए तो हमें संसाधन चाहिए, और अब हम नए संसाधन ढूंढने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। अनुसंधान मतलब और रिसर्च करते हैं कि भैया कहीं पर कोई संसाधन मिल जाए। इस पर हमें खूब भारी पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब एक तो नुकसान ये कि संसाधन खत्म हो गए, दूसरा नुकसान ये कि जो आपके पास धनराशि है वो भी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। ये आपको जल की तस्वीर दिखाई, एक तरफ स्वच्छ जल है और दूसरी तरफ प्रदूषित जल है बच्चों। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत और वायु की गुणवत्ता की गिरावट है। भारत में 70% जल प्रदूषित है, से सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं बढ़ी है, परिणाम स्वरूप वे भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता, ठीक है, तो जो पर्यावरण में जो खराबी आ रही है उसकी बात है। स्वास्थ्य लागत, जल और वायु की गुणवत्ता में क्या है? गिरावट आई है, ठीक है। भारत में 70% आज जल जो है वो प्रदूषित है बेटा, खराब है। सांस लेने में लोगों को परेशानी है। जल संक्रामक रोग है, ठीक है, जल से फैलने वाले रोग आजकल देख तो आप स्किन जो डिजीज है कितनी हो रही है, वो ये घटनाएं बढ़ी। अब इन सबसे खर्चा भी बढ़ रहा है। देखो भाई, आप जैसा प्रकृति को करोगे वो वैसा ही कर करके देगी आपको। आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो, तो पर्यावरण भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आज अलग अलग ना जाने कितने ही प्रकार की बीमारियां हो चुकी हैं। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। अब वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, अब आज अगर आप देखा करो कि सर्दी का मौसम मतलब बिल्कुल नाम मात्र का रह गया है। मतलब कोई एक महीने ठंड पड़ा करती है, वो भी इतनी भयंकर नहीं, बाकी पूरा साल गर्मी में निकल जाता है। यूँ लोग गर्मी से जूझते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसकी देन है? हम लोगों की देन है। नहीं, पापा बताया करते हैं कि एक समय ऐसा था बेटा जब 4 महीने सर्दी के हुआ करते थे, मतलब यूँ ठिठुरने वाली सर्दी हुआ करती थी, इंसान धूज जाए। आज तो कोई सर्दी का नामो निशान ही नहीं होता, ठीक है। तो वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का क्षय। ओजोन देखिए बेटा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बाहर एक ओजोन गैस की क्या बनी हुई? लेयर बनी हुई है। इस प्रकार से परत जो है वो बनी हुई है। ये ओजोन क्या करती है? सूरज जो है, सूर्य देवता जो है, उसमें से किरणें आती हैं, रोशनी आप तक पहुंचती है। उन किरणों में क्या होती है? कुछ अच्छे किरणें होती है और कुछ बेकार किरणें होती हैं। जो बेकार किरणें होती है उनको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। पराबैंगनी किरणें उन क्या करता है, ये जो ओजोन की परत है ये उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के एंटर नहीं होने देती, ठीक है, उनको रोक लेती है और वापस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फेंक देती है, मतलब वापस फेंक देती है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। पर अब एक्चुअल में हुआ क्या? अच्छी अच्छी किरणें यहाँ पर आ रही है और बुरी बुरी को रोक रही है। बट एक्चुअल में हुआ क्या? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया, जो कि ओजोन के लिए खतरा था। यहाँ से हम जो एयर कंडीशंस घर में लगाते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl निकलता है, वो बड़ा नुकसानदायक था। हमने पेड़ पौधों को काट दिया और कर दिया, बहुत नुकसान। मतलब ये ओजोन हमारी रक्षा कर रहा था और हमने वही काम करा जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब कितने बड़े विश्वासघाती लोग हैं हम लोग। मानव कितना बड़ा विश्वासघाती है, जो उसकी रक्षा कर रहा है वो उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे।
ठीक है। तो यहां से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ज्यादा ही यहां से प्रेशर बनने लगा तो ओजोन में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, होल हो जाता है। तो ओजोन शेयर मतलब ओजोन में गिरावट, उसकी क्वालिटी में गिरावट और उसमें छेद हो जाने की बात को दर्शाता है। स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। अब क्या है, इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार को और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब इन चीजों से अलग अलग बीमारियां हो गई, अलग अलग बीमारियां हो गई, सरकार को और खर्चा करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से बचने के लिए और खर्चा सरकार को करना पड़ेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव होगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पे होगा, जैसे कि वैश्विक उष्णता है, ओजोन शेयर है, तो इनसे जो अवसर लागत है ना, जो खर्चा लगेगा वो अधिक ही लगेगा, जो खर्चा लगेगा वो अधिक ही लगेगा। पर अगर पर्यावरण आपने बना करके रखा है तो आपका खर्चा कम से कम होगा। प्रकृति के अनुसार चलिए, प्रकृति के खिलाफ जाकर के मत चलिए। अगर प्रकृति के खिलाफ जाकर के करेंगे तो प्रकृति आपको बर्बाद कर देगी। ठीक है, कौन कर देगी, प्रकृति कर देगी। यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नहीं है? यदि ऐसा है तो क्यों? तो क्या ये जो पर्यावरण की समस्या है वो इसी शताब्दी में है? इसी शताब्दी मतलब जो 21वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, हद मार करके 20वीं शताब्दी ले लीजिए। शताब्दी मतलब 100 साल होते हैं, तो इन्हीं 100 सालों की बात हो रही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही थी तो जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। तो देखो, अगर इस उत्तर की बात करें तो हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। और हम देखें जब सभ्यता शुरू हुई थी तो इतनी ज्यादा औद्योगिकरण नहीं था, जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मांग और सेवाओं की पूर्ति बहुत कम थी। मतलब ठीक था, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो पहले के समय में डिमांड अगर यहाँ थी तो सप्लाई यहाँ थी, मतलब पर्यावरण ज्यादा बेहतर स्थिति में था और लोगों की जो मांग थी वो कम थी। पर अब क्या हो चुका, पर्यावरण को हमने नीचे गिरा दिया और मांग ज्यादा हमारी हो चुकी है। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषित क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पूर्ण सर्जन की दर से कम थी। मतलब क्या था, पर्यावरण की जो अवशोषित क्षमता थी, मतलब किसी वेस्ट को अवशोष करने की, एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता थी वो ज्यादा थी, और जो हम निष्कर्षण कर रहे थे, हम निकाल रहे थे संसाधनों को, वो उनके बनने की दर से कम था। मतलब बनने में काफी जो समय लग रहा था वो बहुत अच्छी बात थी, और हम जो निकाल रहे थे वो कम समय में, मतलब बहुत उससे भी ज्यादा समय ले रहे थे। मतलब बनने में अगर 1 साल लग रहा तो हम 3-4 साल तक उस चीज का यूज कर रहे थे, क्योंकि लोगों की जनसंख्या कम थी, आवश्यकताएं, जरूरतें लोगों की कम थी, इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो पहले के समय में पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। देखिए एक बात मैं कहूँ, आज यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो खुद को बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी कहते हैं, और आज वो मीटिंगें करते हैं पर्यावरण सम्मेलन पे, पर्यावरण को बचाए, ऐसा करे वो करे, परंतु अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पर्यावरण की आज जो हालत है उसमें सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार है तो वो देश है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम के देशों ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजियां दी हैं, ये बिल्कुल नो डाउट। मेडिकल साइंस में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है, नो डाउट, बिल्कुल, जहां तारीफ वाली बात है, मना नहीं करेंगे, काफी अच्छे काम उन्होंने करे, परंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम उन्होंने करा है। नहीं तो एशिया और अफ्रीका के देशों में पर्यावरण की, पेड़ों की, पौधों की, इनकी पूजा हुआ करती थी। हर चीज को, हर वस्तु को, पर्यावरण को पूजा जाता था जिससे कि लोग उनको नुकसान ना पहुंचाए। परंतु जब ये यूरोप के देशों के लोग एशिया और अफ्रीका में गए तो इन लोगों ने क्या करा, काट दो, ये पेड़ किसी काम के नहीं। आपने पढ़ा है ना क्लास 9th में, जंगलों को वो फालतू चीज समझ रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, वहां पे खेती बाड़ी का काम करवा रहे और वो चीजें उगवा रहे हैं जिससे जमीनें खराब हो रही पर उनकी आवश्यकता है वो बढ़ रही। और आज वही यूरोप के जो देश है वो ये कहते हैं कि नहीं साहब पर्यावरण को बचाए, ये करे, वो करे, लाना फलाना ढिमका करे। ठीक है, तो भाई बर्बाद करने का क्रेडिट तो आप लोगों की, हाँ बर्बाद जो करा है वो हम लोगों ने करा है। तो पहले के समय में पर्यावरण की समस्या नहीं थी, लेकिन जनसंख्या विस्फोटक हुआ, मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई। अब जनसंख्या बढ़ी है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी है। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि पहले आज एक परिवार है, उसमें जो इनकम है वो 10,000 है और जो लोग हैं वो टोटल 4 है, पर यही लोग अब आज 10 हो जाए तो अब आवश्यकताएं तो बढ़ेगी। इन बाकी 6 को भी खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, पढ़ने के लिए सब कुछ चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। अब फिर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी गई, उन फैक्ट्रियों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करा गया, मजदूरों का भी शोषण हुआ, प्रकृति का, पर्यावरण को भी खूब नुकसान पहुंचाया गया। बस तो शुरुआत हो गई फिर यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये एक थोड़ा सा दिखावा सा चल रहा है कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। चलिए, परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों के पूर्ण सर्जन की दर से बहुत अधिक हो गए। पर्यावरण की अवशोषित क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। ये प्रवृत्ति आज भी जारी है। अब संसाधनों की जो मांग है संसाधनों के पूर्ण सर्जन की दर से अधिक है। मतलब वो जितना बनने में समय ले रहे हैं ना, उससे कम समय में तो हम खत्म कर देते हैं। बनने में अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल लग रहे हैं, हम 1 साल में खत्म करके पटक देते हैं।
और जो अवशोष वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यही प्रवृत्ति, यही वाला जो ट्रेंड है वो आज भी जारी है, अभी भी चल रहा है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए हैं। तो अगर पर्यावरण की गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी, जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, अगर उसकी बात हम लोग करें तो अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अगर पहले हम लोग बात करें, देखिए पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले क्या था, डिमांड और इधर सप्लाई। डिमांड थी ना लोगों की, मांग जो थी वो कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। मतलब पर्यावरण में संसाधन बहुत सारे थे, बनने में जितना समय लग रहा था उससे ज्यादा समय लोगों को यूज करने में लग रहा था, तो सिस्टम बढ़िया चल रहा था, डिमांड कम थी। पर अभी की जो शताब्दियां चल रही है उसमें क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अब तो ऐसा है कि बनने में अगर 1 साल लगता है तो ये तो 1 दिन में खत्म कर देंगे, इस प्रकार की हालत चल रही है। तो मांग और पूर्ति का जो संबंध है वो पूरी तरीके से उलट चुका है, चेंज हो चुका है। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, अब हमें डिमांड जो है वो ज्यादा है, लेकिन अधिक पूर्ति सीमित है। अब जो पूर्ति है, जो सप्लाई है वो सीमित है, लिमिटेड है, वो इतनी नहीं हो पा रही, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसलिए अपशिष्ट सर्जन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए। अब इसके कारण क्या हो रहा है, अधिक उपयोग हो रहा है और कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसके कारण जो अपशिष्ट सर्जन है, जो वेस्ट का क्रिएशन हो रहा है वो, और प्रदूषण के जो पर्यावरण के मुद्दे हैं वो आजकल हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हमें छोटी क्लासेस से पढ़ाते हुए जा रहे हैं प्रदूषण 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 प्रदूषण, तो प्रदूषण पे ज्यादा ज्ञान देना उचित बात नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका आज के लेक्चर से हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपने पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या काम करा है, कुछ अगर अपनी तरफ से योगदान दिया हो तो जरूर बताइएगा। और कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछिएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके इस अपने चैनल को प्लीज़ बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।